भिवानी की बेटी मनीषा की मौत ने पूरे हरियाणा को हिलाकर रख दिया है। सवाल उठता है, आखिर यह मौत एक साधारण घटना है या इसके पीछे छुपा है कोई खतरनाक खेल। 11 अगस्त को मनीषा अचानक लापता हो जाती है। 13 अगस्त को उसका शव खेत में मिलता है और पूरे इलाके में सनसनी फैल जाती है। लेकिन असली रहस्य तब शुरू होता है जब 5 दिन बाद अचानक एक चिट्ठी सामने आती है जिसने मामले को और भी पेचीदा बना दिया। सोचिए, अगर यह चिट्ठी पहले से पुलिस के पास थी तो शुरुआत में उसे छुपाया क्यों गया, और अगर यह सच में बाद में मिली तो इतने दिन तक कहां थी। क्या कोई सच दबाने की कोशिश कर रहा था? क्या पुलिस इस पूरे मामले को पलटना चाहती थी या फिर किसी बड़े दबाव में चुप थी? दोस्तों, ये सिर्फ एक केस नहीं बल्कि उस बेटी की लड़ाई है जिसने पूरे समाज को झकझोर दिया है। इस वीडियो के अंत तक हम आपको इस रहस्यमयी केस की हर परत खोलकर दिखाएंगे और जानेंगे कि भिवानी की बेटी की मौत का सच आखिर क्या है। यह दर्दनाक सच्ची घटना हरियाणा के भिवानी जिले से जुड़ी है। जिले के गांव ढानी लक्ष्मण की रहने वाली एक मासूम लड़की मनीषा, उम्र करीब 19-20 साल, अपने परिवार की लाडली और पूरे गांव की पहचान थी। बेहद सीधी सादी और अपने सपनों को पूरा करने वाली। कुछ ही समय पहले उसने अपनी जिंदगी का पहला कदम करियर की ओर बढ़ाया था। पास के सिंघानी गांव में एक प्ले स्कूल में उसे अध्यापिका की नौकरी मिली थी। हर दिन सुबह समय पर घर से निकलती, पूरे मन से बच्चों को पढ़ाती, उनका ध्यान रखती और फिर शाम को घर लौट आती। लेकिन 11 अगस्त का दिन उसके लिए अलग साबित हुआ। उस दिन वह हमेशा की तरह स्कूल पहुंची। दोपहर के समय उसने अपने पिता संजय को फोन किया और बोली, पापा, आज घर देर से आऊंगी, नर्सिंग का फॉर्म लेना है और भरना भी है, आप परेशान मत होना। पिता ने हंसते हुए जवाब दिया, कोई बात नहीं बेटा, आराम से आ जाना। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि यह उनकी बेटी से हुई आखिरी लंबी बातचीत बन जाएगी। कुछ देर बाद मनीषा को एक और कॉल आया। फिर उसने घर पर दोबारा फोन लगाया। इस बार कॉल उसकी मौसी ने उठाया। मौसी ने पूछा, क्या हुआ बेटा? तो उसने कहा, मौसी जी, मैंने एक सूट ऑनलाइन मंगवाया है, डिलीवरी वाला कभी भी आ सकता है, आप उसे ले लेना। मौसी बोली, बेटा, हम तो अभी घर पर नहीं हैं, तुम ऐसा करो, दादाजी का नाम बता देना, वही ले लेंगे। इस पर मनीषा मुस्कुराई और बोली, ठीक है मौसी जी। फिर उसने कॉल काट दिया और वापस अपने स्कूल के कामों में लग गई। दोपहर की छुट्टी के समय जब स्कूल की वैन बाहर खड़ी थी तो उसने ड्राइवर से कहा, भैया, मुझे पास में ही एक जगह जाना है, आइडियल कॉलेज से नर्सिंग का फॉर्म लेना है, आप गाड़ी लेकर घर चले जाइए, मैं अपना काम करके लौट आऊंगी। ड्राइवर ने भी सहज होकर कहा, ठीक है बहन जी, और गाड़ी लेकर चला गया। धीरे धीरे समय बीतता गया और शाम होने लगी। इसी बीच पिता संजय के मोबाइल पर मनीषा की एक मिस्ड कॉल आई। उन्होंने तुरंत वापस फोन मिलाने की कोशिश की, लेकिन कॉल नहीं लगी। बार बार कोशिश करने पर भी कोई जवाब नहीं मिला। फोन कटने के बाद जब कॉल बार बार नहीं लगी और मोबाइल स्विच ऑफ हो गया तो घर के भीतर बेचैनी बढ़ने लगी। सब सोचने लगे कि आखिर मनीषा इतनी देर क्यों कर रही है, वह तो कभी इतनी लेट नहीं होती थी। परिवार आपस में विचार करने लगा कि अब क्या किया जाए। तभी संजय ने ठान लिया कि वे खुद जाकर देखेंगे। बिना देर किए वे सीधा सिंघानी की ओर निकल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले उस प्ले स्कूल के स्टाफ से पूछताछ की जहां उनकी बेटी नौकरी करती थी, लेकिन किसी को भी सही जानकारी नहीं थी कि मनीषा कहां गई थी। चिंता और बढ़ी तो संजय ने तुरंत 112 नंबर मिलाया और पुलिस को बुलाया। कुछ ही देर में जीप आ गई जिसमें ESI अनवर, कांस्टेबल पवन और SPO धर्मेंद्र थे। अब उम्मीद थी कि पुलिस पूरी गंभीरता से तलाश शुरू करेगी, लेकिन उनका बर्ताव देखकर संजय का दिल टूट गया। पुलिस वालों ने लापरवाह अंदाज में कहा, तुम्हारी लड़की भाग गई होगी, खुद ही लौट आएगी। ये सुनते ही संजय गुस्से से भर उठे। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, सर, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप यहाँ खोजबीन करने आए हैं, वही कीजिए। लेकिन पुलिस का रवैया टाल मटोल वाला ही रहा। जब वे लोग आइडियल कॉलेज पहुंचे तो वहां भी अजीब नजारा था। पुलिस स्टाफ से हंसी मजाक कर रही थी, पीठ थपथपा रही थी जैसे कोई पुराना परिचय हो। दूसरी ओर एक पिता अपनी बेटी को लेकर रो रो कर परेशान था। पुलिस वालों ने बस औपचारिकता निभाते हुए कहा, ठीक है, फिर मिलते हैं। रात होते होते हालात और बिगड़े। अंत में उन तीनों पुलिस वालों ने संजय से कहा, हमने अपनी तरफ से कोशिश कर ली है, अब आप लोहारू थाने जाइए और FIR कराइए। परिवार में आपसी चर्चा हुई और सब ने सोचा कि रात हो चुकी है, सुबह जाकर शिकायत करेंगे। अगली सुबह संजय अपने चाचा और कुछ परिचितों को साथ लेकर थाने पहुंचे। उन्होंने पूरी बात बताई कि उनकी बेटी घर नहीं लौटी, लेकिन वहां भी पुलिस की सुस्ती खत्म नहीं हुई। सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ चक्कर ही कटवाए गए। आखिरकार रात करीब 7 बजे रिपोर्ट दर्ज की गई।
एसआईओ अशोक कुमार ने मामला लिखा और जांच की जिम्मेदारी एसआई शकुंतला को दे दी। दुर्भाग्य से जांच उतनी गंभीरता से नहीं की गई जितनी जरूरत थी। थाने में चुटकी लेते हुए बातें हो रही थीं। लड़की शादी करके चली गई होगी, घूमने निकल गई होगी, वापस आ जाएगी। ये सुनकर संजय का दिल जैसे टूटकर बिखर गया। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सोचा, क्या यही है पुलिस का रवैया? क्या हर बेटी के गायब होने पर ऐसे ही बातें की जाती हैं? थक हार कर संजय ने खुद कोशिश शुरू की। वे कॉलेज गए, प्ले स्कूल गए, सीसीटीवी फुटेज तक मांगी, लेकिन हर जगह उन्हें टाल दिया गया। 13 अगस्त की सुबह भी संजय और उनका परिवार उम्मीद में विद्यालय पहुंचे कि शायद कहीं सीसीटीवी फुटेज से उनकी बेटी का कोई सुराग मिल जाए। उन्हें भरोसा था कि पुलिस चाहे तो कॉल डिटेल्स और लोकेशन से सब कुछ पता लगा सकती है, लेकिन अफसोस, मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया। इसी दिन दोपहर को लोहारू थाना क्षेत्र के गांव सिंघानी की नहर के पास एक लाश मिलने की खबर फैली। गांव वालों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। जांच अधिकारी एसआई शकुंतला ने फोन करके संजय को बुलाया। आपको तुरंत आना होगा, एक बॉडी मिली है, देखिए क्या यह आपकी बेटी तो नहीं? ये सुनते ही संजय की दुनिया हिल गई। रोते बिलखते पूरा परिवार वहां पहुंचा। बेटी के कपड़ों से उन्होंने पहचान की, लेकिन जिस हालत में उनकी लाडली मिली थी वह किसी के लिए भी सहन करना आसान नहीं था। लाश देखकर हर कोई दहल उठा। आंखें बाहर निकली हुई, गले पर चांद जैसी आकृति का गहरा निशान और शरीर पर कई खरोंचों के निशान। यह दृश्य पूरे गांव को हिला गया। भीड़ बढ़ती गई और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिवानी अस्पताल भेज दिया। 14 अगस्त की सुबह पोस्टमार्टम की खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई। गुस्से से भरे लोग सड़कों पर उतर आए। सवाल उठने लगे, क्या एक गरीब मजदूर की बेटी की कोई कीमत नहीं? अगर यही बेटी किसी मंत्री या बड़े आदमी की होती तो क्या पुलिस इतनी लापरवाह रहती? गुस्सा बढ़ता गया। धरने और प्रदर्शन शुरू हो गए। जब 14 अगस्त को पुलिस ने शव परिवार को सौंपना चाहा तो संजय और रिश्तेदारों ने साफ कह दिया, जब तक हत्यारे नहीं पकड़े जाते हम बेटी का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। इसके बाद आंदोलन और तेज हो गया। 16 और 17 अगस्त को हालत बेकाबू हो गए। सड़कें जाम, दुकानें बंद, स्कूल कॉलेज ठप। हर जगह एक ही आवाज थी, मनीषा को इंसाफ चाहिए। इस भारी दबाव ने सरकार और पुलिस को झकझोर दिया। मुख्यमंत्री तक को बयान देना पड़ा। बड़े अधिकारी, एसएसपी, आईजी, डीआईजी सभी मौके पर पहुंचे और जनता को आश्वासन देने लगे कि जांच निष्पक्ष और तेज होगी। दबाव के बीच प्रशासन ने कार्रवाई भी शुरू की। उस समय के एएसपी मनवीर सिंह का तबादला कर दिया गया और 2014 बैच के आईपीएस सुमित कुमार को नया चार्ज सौंपा गया। एसआई अशोक कुमार को लाइन हाजिर किया गया और केस को लापरवाही से देखने वाली एएसआई शकुंतला को निलंबित कर दिया गया। पीसीआर पर तैनात ईएसआई अनूप, कांस्टेबल पवन और एसपीओ धर्मेंद्र को तुरंत निलंबन का सामना करना पड़ा। लेकिन जनता का आक्रोश यहीं शांत नहीं हुआ। भीड़ कहने लगी, ट्रांसफर कर दोगे तो दोबारा पोस्टिंग मिल जाएगी, सस्पेंड कर दोगे तो फिर से बहाली हो जाएगी, लेकिन क्या हमारी बेटी लौट आएगी? अगर शुरुआत से ही ईमानदारी से जांच होती तो शायद आज वह जिंदा होती। यह गुस्सा सिर्फ भिवानी तक सीमित नहीं रहा। लपटें झज्जर, जींद और फतेहाबाद तक फैल गईं। पक्ष और विपक्ष दोनों एकजुट हो गए। रोडवेज कर्मचारी, यूनियन, छात्र छात्राएं और व्यापारी सभी लोग सड़कों पर उतर आए। पूरा प्रदेश ही नहीं बल्कि आसपास के राज्यों तक से आवाज उठने लगी, न्याय चाहिए, हथियार बंद अपराधियों को पकड़ो। जब तक सच्चाई सामने नहीं आएगी तब तक शव का अंतिम संस्कार नहीं होगा। पहला पोस्टमार्टम भिवानी जिला अस्पताल में हुआ, लेकिन रिपोर्ट सामने आते ही हालात और भड़क उठे। डॉक्टरों ने लिखा, शरीर पर जो गहरे निशान हैं वे जानवरों के नोचने जैसे प्रतीत होते हैं। गले पर किसी हथियार के घाव नहीं मिले और न ही यौन शोषण का कोई सबूत। यह सुनते ही लोग भड़क गए। गांव वाले बोले, इतनी बुरी हालत में शव मिला और डॉक्टर कह रहे हैं यह जानवरों की वजह से है। अगर यह जघन्य अपराध नहीं है तो और क्या है? आखिर सच क्यों छुपाया जा रहा है? परिवार का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। भीड़ बढ़ती गई, नारे तेज होते गए और दबाव इतना बढ़ा कि सरकार को झुकना पड़ा। तय हुआ कि दूसरा पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। शव को रोहतक पीजीआईएमएस भेजा गया। वहां की टीम ने बारीकी से जांच की और रिपोर्ट दी कि कार या यौन हिंसा का कोई सबूत नहीं है। गर्दन और शरीर पर जो घाव मिले वे हथियार से नहीं बल्कि जानवरों के नोचने जैसे हैं। लेकिन इस बार रिपोर्ट में एक नया मोड़ आया।
इसमें कारण हानिकारक दवा को बताया गया। यह सुनते ही गांव में और अधिक हलचल मच गई। लोग इस निष्कर्ष को मानने को तैयार ही नहीं थे। तभी अचानक अगस्त की दोपहर को सोशल मीडिया पर एक कथित पत्र वायरल होने लगा। हालांकि इसके एक दिन पहले ही डॉग स्क्वाड और पुलिस ने उस नहर और आसपास का इलाका छान मारा था जहां शव मिला था, लेकिन वहां से कोई ठोस सुराग नहीं मिला। गांव वालों का आरोप था कि कुछ सबूतों को जानबूझकर दबाया गया। जो पत्र वायरल हुआ उसमें लिखा था, सॉरी मम्मी पापा, मैं अपनी वजह से आपको तकलीफ में नहीं देख सकती। आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया। मैं कभी गलत नहीं थी और न ही किसी गलत काम में शामिल थी। मैं सिर्फ आपके सपने पूरे करना चाहती थी। BSSSC नर्सिंग कर रही थी ताकि नर्सिंग ऑफिसर बनकर आपका सिर ऊंचा कर सकूं। लेकिन मैं आप पर बोझ नहीं बन सकती। अगर मैंने कभी आपको दुख दिया हो तो माफ कर दीजिए। आप दुनिया के सबसे अच्छे माता पिता हैं। आपने मुझे राजकुमारी की तरह पाला है। अगर मैं न रहूं तो कोई मेरे माता पिता का ख्याल रखना। लेकिन असली सवाल यही उठा कि क्या यह पत्र वास्तव में मनीषा ने लिखा था, और अगर लिखा भी था तो अंग्रेजी में क्यों, जबकि उसके माता पिता अंग्रेजी पढ़ना जानते ही नहीं थे। इस रहस्य ने मामले को और पेचीदा बना दिया। क्या पुलिस इस पूरे मामले को दबा रही थी या फिर केवल शांत करने की कोशिश? यह सबसे बड़ा सवाल बन गया। मनीषा का शव 13 अगस्त को मिला, लेकिन चौंकाने वाली बात यह रही कि ठीक 5 दिन बाद अचानक से एक पत्र सामने आया। अगर वह पत्र पहले ही मिल गया था तो पुलिस ने शुरुआत में जनता को जानकारी क्यों नहीं दी? सवाल और भी गहरे हैं। मनीषा 11 अगस्त को लापता हुई थी और 13 अगस्त को खेत से शव बरामद हुआ, लेकिन 2 दिन तक शव वहीं पड़ा रहा और किसी की नजर क्यों नहीं पड़ी, जबकि वह जगह आम रास्ते में थी जहां से रोज लोग गुजरते थे। शव पर गले में गहरे जख्म भी पाए गए। इस बीच केस में बड़े फेरबदल हुए। SP का तबादला कर दिया गया और कई पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए। लेकिन असली सवाल वही है, अगर यह पत्र शुरुआत से ही पुलिस के पास मौजूद था तो तुरंत सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया? 4 दिन तक मामला लगातार राजनीतिक रंग लेता गया। विपक्ष धरनों पर बैठा, विरोध तेज हुआ। लगातार बढ़ते दबाव और परिवार की जिद के बाद आखिरकार सरकार ने यह केस CBI को सौंप दिया। अब देखना होगा कि आने वाली जांच में कौन कौन से नए राज सामने आते हैं। इस पूरे मामले से जुड़ी कई बातें सोशल मीडिया और आम चर्चाओं के जरिए सामने आई हैं, जैसे वायरल हुआ कथित पत्र, जानवरों द्वारा शव नोचने की बातें या हानिकारक दवा से मौत होने का दावा। इन सब की अभी तक किसी भी अधिकृत एजेंसी द्वारा स्पष्ट पुष्टि नहीं हुई है। कई जानकारियां सिर्फ अफवाह के रूप में फैल रही हैं, जिनकी जांच अब भी जारी है। इसलिए दर्शकों से अनुरोध है कि अपुष्ट सूचनाओं पर यकीन न करें और सिर्फ वही तथ्य मानें जो सरकारी जांच एजेंसियों या आधिकारिक रिपोर्टों के माध्यम से सामने आते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगा तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।